Good morning, dear students. Dear student, in last lecture, we have discussed about image formation by convex lens. And in our today's lecture, we will discuss about image formation by concave lens. लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हम कॉनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। In case of convex lens, we have discussed 6 cases. Out of 6 cases, in one case convex lens will form virtual image, and in other 5 cases convex lens form inverted and real image. But concave lens always will form virtual image and virtual image form erect. So in case of concave lens, we will discuss only two conditions. First condition is that when object is placed between between optical center and infinity. So our first condition is कि जब हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच रखा हो तो वहां पे आपकी इमेज कैसी बनेगी, कहां बनेगी, वो हमें देखना है। सो मान लो कि ये आपके पास कॉनकेव लेंस हो गया है। कॉनकेव लेंस होता है ये। यहां पे अगर इसको बीच में से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं और जो दोनों तरफ एक्सटेंडेड हो, उस लाइन का हम नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सो this is the principal axis, and at this point is known as optical center of lens, और इसका हम नाम देते हैं O। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। यहां पे फोकस होगा, इसका नाम F1 दे दो, और यहां पे F2। ऑब्जेक्ट रखा है हमारा ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच, मतलब यहां से लेकर इंफिनिटी तक आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। उस केस में हमें इमेज फॉर्मेशन करनी है। सो मान लो कि आपने ऑब्जेक्ट को रखा है यहां आपने ऑब्जेक्ट को रखा और इसका नाम दिया ए बी। अब हम इसकी इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। भाई जब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी तो वो रे रिफ्रैक्शन के बाद कट करेंगी फोकस को, और जिस फोकस पे कट करेंगी फिर हम उसका नाम बदल देंगे और उसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों फोकस हैं तो दोनों में कोई तो डिफरेंस होता ही है। जिस पॉइंट से, जिस फोकस से, दोनों में से जिस फोकस से लाइट कन्वर्ज हो उसका नाम प्रिंसिपल फोकस, और जिससे डाइवर्ज हो उसका भी नाम प्रिंसिपल फोकस। कन्वर्ज कॉन्वेक्स लेंस में होता है, डाइवर्ज कॉनकेव लेंस में होता है। तो यहां पे ये जो कॉनकेव लेंस है इसकी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, और ये लाइट को कन्वर्ज नहीं डाइवर्ज कराएगा, और जब ये लाइट को डाइवर्ज कराएगा तो यहां पे लाइट कुछ जाएगी ऊपर की तरफ। यहां से डाइवर्ज होने के बाद, मतलब रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट इस तरफ चली गई। ये इंसिडेंट लाइट, ये रिफ्लेक्टेड लाइट। ये लाइट
यहां तो इस तरफ तो प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं कट करेगी ही नहीं, लेकिन ये लाइट इस रे को अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड कराऊं तो जहां ये पीछे की तरफ इस प्रिंसिपल एक्सिस को कट करे उस पॉइंट का हम नाम देंगे फोकस। और यही हमने लिया था, दिस इज योर नोट फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस बना और ये कहलाएगा फोकस। अब एक रे हम ऐसी इसमें से इमिट करेंगे, मतलब एक रे ऑब्जेक्ट से ऐसी निकलेगी जो ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी। और वो रे के बारे में आपने पढ़ रखा है कि जब कोई रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो तो वो बगैर डेविएशन के पास होती है। तो यहां पे एक रे को हमने इस तरह से कराया, ये जो रे आई है आपके पास, ये रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास हुई और बगैर डेविएशन के पास हुई। ऑप्टिकल सेंटर की कंडीशन आपको पता ही है। सो अब ये दोनों रेज जिस पॉइंट पे मीट होंगी, जिस पॉइंट पे कट करेंगी, उस पॉइंट पे हमारे पास इमेज फॉर्मेशन होगी। उस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन के कारण कॉनकेव लेंस इमेज फॉर्म करेगा एंड दिस इज द पॉइंट वेयर इमेज विल फॉर्म, क्योंकि इसी पॉइंट पे ये दोनों रेज कट कर रही हैं। और यहां जो इमेज आई उसका आप नाम दो A1 B1। आप देखिए कि ये जो इमेज आई है ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत छोटी है, दूसरा इरेक्ट है मतलब सीधी है, और अगर इरेक्ट है तो ये वर्चुअल इमेज होगी। दूसरा आप ये भी देख सकते हो कि लेंस के केस में वर्चुअल इमेज अगर बन रही है तो जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड इमेज होगी। ये कंडीशन भी ये सेटिस्फाई कर रही है। तो यहां पे इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है। ये कंडीशन हमने इसके बारे में बता दिया है कि यहां पे एक तो वर्चुअल इमेज बनेगी, एक इरेक्ट इमेज बनेगी और एक डिमिनिश्ड मतलब छोटी इमेज बनेगी। अब उसके बाद यहां जो इमेज बन रही है वो बन कहां रही है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस F1 के बीच। तो यहां हम ये भी लिख सकते हैं एंड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। ये हमारे पास इमेज फॉर्मेशन हो गई है जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच। सेकंड केस में जब हम ऑब्जेक्ट को, बस दो ही केस इसमें हम पढ़ेंगे। दूसरा केस है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट, जिस तरह से आपने मिरर के केस में पढ़ रखे हैं केसेस, वही केसेस हम यहां पढ़ रहे हैं। बस वहां डिफरेंस था कि हम कहते थे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल पोल एंड इंफिनिटी। इन केस ऑफ मिरर वी प्लेस्ड ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, बट इन केस ऑफ लेंसेज वी प्लेस ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। मतलब वहां पोल था, यहां ऑप्टिकल सेंटर है, उसके अलावा सेम कंडीशन है। सेकंड केस में हमने वहां कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा था व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। यहां लेंस में भी, और कौन सा लेंस है? वहां कॉन्वेक्स मिरर था, यहां कॉनकेव लेंस है। सो यहां हम वही केस पढ़ेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो तो क्या कंडीशन होगी? आपको ध्यान हो जब हमने
कॉन्वेक्स लेंस करवाया था तो उसमें भी हमने इन्फिनिटी का केस लिया था, और उस इन्फिनिटी के केस में हमने कहा था कि जब इन्फिनिटी से रेज आती हैं तो वो रेज लगभग लगभग इतनी दूर से आते आते वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, और पैरेलल रेज कहां जाके इमेज बनाएंगी? एट द फोकस। यहां हम मान लो कि कुछ रेज बाई चांस, जरूरी नहीं है कि भाई सब की सब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो ना हो, तो उस केस में क्या होगा? हम वो केस लेके चलेंगे। चलो इसमें दोनों ही हम केस करेंगे, लेकिन पहले हम वो केस पढ़ेंगे जब रेज इन्फिनिटी से तो आ रही है लेकिन वो पैरेलल नहीं है, तो वहां इमेज जो फॉर्मेशन होगी वो कहां होगी? ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर बन जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर। हमने ऑब्जेक्ट को रखना है इन्फिनिटी पे, और जब इन्फिनिटी से रेज आएंगी तो एक रे आप मान लो कि एक रे आ रही है आपकी इस तरह से कि वो रे इन्फिनिटी से आते हुए ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी, और जब रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो तो वो बगैर डेविएशन के पास होती है, वो सीधे की सीधी चली जाएगी। सो एक रे ऑब्जेक्ट से आई जो कि इन्फिनिटी पे रखा है, और वो रे कुछ इस तरह से आई कि वो रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी, और जब ऑप्टिकल सेंटर में से पास हुई तो वो बगैर डेविएशन के पास हो गई है इस तरह से। एक रे हम कुछ इस तरह से मानते हैं कि वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, आपस में ये रेज पैरेलल हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक रे ये आ गई, अब ये रे आपस में पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो यहां जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कहां होगी वो हमें देखना है। ये रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद डाइवर्ज होगी, क्योंकि ये लेंस आपका है कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस लाइट को कन्वर्ज नहीं डाइवर्ज करता है। तो यहां पे ये जो लाइट है, ये लाइट यहां से डाइवर्ज होगी कुछ इस तरह, ये लाइट डाइवर्ज हो गई। अब यहां इस तरफ तो इन दोनों में गैप बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं तो ये जहां मीट करेंगी उस पॉइंट पे इमेज फॉर्मेशन होगी, और जहां मीट करेंगी वो पॉइंट आपका फोकस बनेगा, क्योंकि आपको ये पता है, आपने पहले केसेस पढ़ रखे हैं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज बनती है फोकस पे। यहां भी कहां बनेगी? फोकस पे, और हमने इस पॉइंट का नाम दे दिया है F1। इतनी ही दूरी पे इस तरफ मान लो F2। तो ये जो पॉइंट आया ये आपका फोकस आया, और यहां इमेज बनी A1, और इसका नाम दे दो B1। ये मत सोचना कि यहां फोकस होना चाहिए था, क्योंकि ये रे प्रिंसिपल एक्सिस को कट तो यहां कर रही है, लेकिन वही रेज जो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करेंगी वो पॉइंट फोकस बनेगा। लेकिन रेज पैरेलल होनी चाहिए, ये रेज पैरेलल तो है ही नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे है, ये रे ऐसे है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती ये रे तो ये पॉइंट फोकस बनता, लेकिन ये अब की बार प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो ये पॉइंट फोकस नहीं बनेगा। तो ये तो रेज ऐसी थी जो फोकस के, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं थी। मान लो एक रे आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या आएगा वो देखिए। एक रे है हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अब इसमें कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है, लेकिन मैं केवल एक ही रे ड्रॉ करूंगा।
ये रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये रे यहां से रिफ्रैक्ट होगी, और रिफ्रैक्ट होगी तो कन्वर्ज नहीं कराएगा, ये कराएगा डाइवर्ज, और डाइवर्ज कुछ इस तरह से कराएगा, ये जो रे है ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे बन गई है। वो रिफ्रैक्टेड रे है जो कि पैरेलल आई थी, इस रिफ्रैक्टेड रे की इंसिडेंट रे पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस की, और अगर इंसिडेंट रे पैरेलल हो तो रिफ्रैक्टेड रे कट करती है फोकस को। तो अब की बार ये रे अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कराऊं तो ये जो रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी, इस पॉइंट को कट करेगी। आप देख लीजिए इस रे ने हमने जब पीछे की तरफ एक्सटेंड कराया तो कट किया इस पॉइंट पे, और यही पॉइंट फोकस बनेगा, और हम मान के भी इसी पॉइंट को चले हैं, तो ये आपका पॉइंट फोकस बन गया है। अगर सबकी सब रेज बिल्कुल पैरेलल होती तो सबकी सब यही कन्वर्ज होती केवल इस पॉइंट पे, तो उस कंडीशन में आपकी इमेज बनती पॉइंट साइज। लेकिन अगर कुछ रेज पैरेलल नहीं है, कुछ ऐसे हैं, तो ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज नहीं बनेगा लेकिन बड़ा भी नहीं बनेगा, बहुत छोटा है ये ऑब्जेक्ट, बहुत बड़ा है, इन्फिनिटी पे है तभी रेज आ रही है, मैं बता चुका हूं पहले भी। तो उस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये इमेज कितनी छोटी है, ये तो बहुत छोटी है, तो अब भी पॉइंट साइज ही हम मान सकते हैं। तो यहां पे जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज हमारे पास बनेगी, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस f1 and image is virtual and it is virtual erect and highly, अगर हम इसे पॉइंट साइज नहीं बोलते तो ये कहेंगे हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटी है, तो हमने इसका नाम दिया हाईली डिमिनिश्ड। ये दो केसेस हमें कॉनकेव लेंस में पढ़ने हैं, और इन दो केसेस को देखकर आप कहीं भी आपसे कहा जाए कि ऑब्जेक्ट रखा है और उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन करिए तो आप इमेज फॉर्म कर पाएंगे। ध्यान रखिए, फिर बता रहा हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज एक या दो रे से नहीं बनती है। ऑब्जेक्ट की इमेज नंबर ऑफ रेज से बनती है, लेकिन यहां केस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, जैसे यहां मैंने एक रे ज्यादा करते ही देखो किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो डायग्राम ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो उसीलिए मैं केवल कुछ लिमिटेड रेज ही लेते हैं, अदरवाइज इमेज बहुत ज्यादा रेज से बनती है। सो ये था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। अब जिस तरह से आपने मिरर के केस में मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, वैसे ही लेंस के केस में हम एक लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। मिरर फॉर्मूला था जिसमें आप फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, इन तीन डिस्टेंसेस को आपस में रिलेट कराएं, और जिस फॉर्मूले से हम रिलेट कराएंगे उसका नाम होगा मिरर फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला था 1/f 1/v प्लस 1/u। इस फॉर्मूले में आप देखिए हमने तीन डिस्टेंसेस के बीच रिलेशन निकाल दी, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सेम चीज हम यहां लेंस में करेंगे कि हम इन तीन डिस्टेंसेस के बीच ही एक रिलेशन निकालेंगे, और वो जो रिलेशन आएगी उसका नाम होगा लेंस फॉर्मूला। दूसरा इसमें थोड़ा सा और चेंज आएगा, वो चेंज ये होगा कि अब की बार जो रिलेशन आएगी वो आएगी 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। कहने का मतलब यहां बीच में प्लस साइन था, यहां बीच में माइनस साइन रहेगा, ये बेसिक डिफरेंस है। ये आए कहां से हैं? ये आप प्लस 2 क्लास में जब आप जाओगे तो वहां जाके आप देखोगे इनके डेरिवेशन वहां है, लेकिन यहां हमारे यूज होते हैं इसीलिए मैं करा रहा हूं। डेरिवेशन आसान है बहुत, लेकिन लेंदी है थोड़ा,
तो इसके लिए हम उसको स्किप कर रहे हैं और मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूं। अब आता है, आपने मिरर के केस में मैग्निफिकेशन भी पढ़ा होगा, यहां भी हम मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे और मैग्निफिकेशन को यहां भी हम m से ही डिनोट करेंगे। इट इज डिनोटेड बाय m एंड इट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप इस वर्ड को पकड़िए, मैग्निफिकेशन, मैग्निफाइड। मैग्निफाइड का मतलब बड़ा होना, किसी चीज का बड़ा होना। अगर मैं कहूं कि ये मैग्निफाइड है, इसका मतलब इसका साइज बड़ा हो गया है। तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज कितना बड़ा या छोटा हुआ, हम उसको नाम देंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन इसलिए नाम दिया क्योंकि यहां लेंथ कम ज्यादा हो रही है। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की लेंथ कम या ज्यादा होगी, इसी कारण से हमने नाम दिया लीनियर मैग्निफिकेशन। सो m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और साथ में इस हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लिख सकते हैं v अपॉन u। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला में आपने यही रिलेशन पढ़ी थी, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां तक सेम था। लेकिन यहां डिफरेंस ये था कि यहां माइनस v अपॉन u था, यहां प्लस v अपॉन u है। बाकी सब कंडीशन सेम रहेगी। जिस तरह से साइन कन्वेंशन हमने यूज किए थे, उसी तरह से यहां भी हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। और साथ में जिस तरह से वहां मैग्निफिकेशन निकाला था, ये मिरर फॉर्मूला से कभी इमेज डिस्टेंस निकाली, कभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो कभी फोकल लेंथ, उसी तरह से यहां भी इन फॉर्मूले को यूज करके, इस फॉर्मूले को यूज करके मैग्निफिकेशन भी निकालेंगे। साथ में जो चीज पूछेगा, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इन तीनों में से भी अगर कोई पूछता है तो हम इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने इमेज फॉर्मेशन देखी कॉनकेव लेंस की, और मैग्निफिकेशन और मिरर लेंस फॉर्मूला देखा है कि क्या लेंस फॉर्मूले और मिरर फॉर्मूले में डिफरेंस है। आगे जो हम पढ़ेंगे, मैं एक बार फोन चेक कर लेता हूं कि चल रहा है कि नहीं। चलिए, चल रहा है। ये हमने मैग्निफिकेशन पढ़ी। अब इस मैग्निफिकेशन को देखकर भी हम ये बता सकते हैं कि इमेज रियल है, वर्चुअल है, मैग्निफाइड है या डिमिनिश्ड है। जिस तरह से आपने मैग्निफिकेशन मिरर में देखा था, वही कंडीशन सेम यहां भी है कि अगर मैग्निफिकेशन m ग्रेटर देन 1, अगर इस m की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी तो हम बोलेंगे इमेज इज, अगर ये आपने मिरर के केस में पढ़े हैं तो बिल्कुल वही केस है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। So when m is greater than 1, then image is magnified. So उस केस में इमेज मैग्निफाइड बन रही है, मतलब बड़ी बन रही है। लेकिन अगर m is less than 1, then image is diminished. अब ऐसा कैसे? आप देखिए, ये है हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ये न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर बड़ा, तो ये जो पूरी क्वांटिटी आप देख रहे हैं hi अपॉन ho, ये ग्रेटर देन 1 आएगी। और अगर इमेज का हाइट या साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हुआ तो यहां हम क्या कहेंगे कि इमेज मैग्नीफाई हो गई है। ऑब्जेक्ट का साइज इतना था, इमेज का साइज इतना हो गया, तो मैग्नीफाई हो गई है कि नहीं। जो इमेज बनी ऑब्जेक्ट की वो मैग्नीफाइड इमेज है। और उस कंडीशन में अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो ये जो रेशियो आएगा ये ग्रेटर देन 1 आएगा। ये आपने मैथमेटिक्स में देखा ही होगा। जैसे मैं कहूं कि 3/2 और एक मैं कहूं 2/3, यहां इसमें आप देखिए
न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो यहां हमेशा ये रेशियो 1 से बड़ा आएगा। और अगर मैं ये कहूं कि 2/3, तो यहां न्यूमरेटर तो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा, तो ये रेशियो हमेशा 1 से छोटा आएगा। यहां भी वैसे ही चक्कर है, जब न्यूमरेटर बड़ा तो ये ग्रेटर देन 1, और न्यूमरेटर बड़ा कब आएगा, जब हाइट ऑफ इमेज ज्यादा होगी। हाइट ऑफ इमेज ज्यादा, इसका मतलब इमेज इज मैग्नीफाइड। लेस देन 1 कब आएगा, जब डिनोमिनेटर छोटा, और डिनोमिनेटर अगर छोटा, इसका मतलब जो हाइट थी या जो साइज था इमेज का वो छोटा रह गया है ऑब्जेक्ट के साइज से, तो उस कंडीशन में मैग्नीफाइड नहीं हुई, उस कंडीशन में डिमिनिश्ड इमेज हमें मिली है। थर्ड है m इज पॉजिटिव। m पॉजिटिव कब होगा, m पॉजिटिव तब होता है जब इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब वर्चुअल और इरेक्ट हो तो ही हमारे पास m की वैल्यू ग्रेटर देन m इज पॉजिटिव, तब m हमारे पास पॉजिटिव आएगा। और मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी हो सकता है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होगा, जब इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। जब रियल और इन्वर्टेड हमारे पास इमेज फॉर्मेशन होगी तो वहां m नेगेटिव होगा। ये कैसे होगा आप देख लो, आप इससे देख लो या इससे देख लो। इसमें देखिए हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैं वर्चुअल केस का बता रहा हूं कि m पॉजिटिव कब होगा, रियल का आप खुद समझ जाएंगे। आप इस केस में चलिए, यहां हाइट जो है ऑब्जेक्ट की वो है प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में, और इस इमेज की साइज भी है, इमेज की हाइट भी है प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में। और जो हाइट या जो साइज जो डिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में हो प्रिंसिपल एक्सिस से, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, जो डाउनवर्ड हो उसको हम नेगेटिव। वर्चुअल केस में हमेशा इमेज और ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे, ऊपर की तरफ रहेंगे, और अगर ऊपर की तरफ रहे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन भी क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन रियल केस में भी चलो मैं बता देता हूं कि रियल केस में ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही ऊपर की तरफ रहेगा, चाहे वर्चुअल इमेज बने चाहे इरेक्ट रियल इमेज बने। लेकिन अगर रियल इमेज बन रही है तो उस अपवर्ड ऑब्जेक्ट की रियल इमेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगी, मतलब इस तरह बनेगी। तो वहां हाइट ऑफ इमेज तो बनेगी नेगेटिव और हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव और माइनस में से डोमिनेट करेगा नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव तब आएगा जब इस इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी। अब लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, पावर ऑफ लेंस। अब पावर क्या होती है, पावर लेंस काम क्या करता है, लेंस या तो लाइट को कन्वर्ज करता है या लाइट को डाइवर्ज करता है। मिरर भी वैसे ही थे, या तो कन्वर्ज करते हैं या डाइवर्ज करते हैं। तो कोई मिरर या कोई लेंस, चलो यहां लेंस की बात कर रहे हैं तो मैं केवल लेंस ही बोलूंगा। अगर कोई लेंस कितना लाइट को कन्वर्ज कर पाता है, कितना डाइवर्ज कर पाता है, ये उस लेंस की पावर के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी पावर कितनी है। सो पावर ऑफ लेंस, इसको हम डिफाइन करेंगे, इट इज द एबिलिटी of lens to converge or diverge the light rays। लाइट रेज को कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की जो एबिलिटी, जो कैपेसिटी है लेंस की, उसको हम डिफाइन करेंगे इन द टर्म्स ऑफ पावर ऑफ लेंस। यहां पे भाई पावर देखिए, एक कोई आदमी पहलवान है और उससे कहा जाए
कि एक सामान है आपको और उस पर फोर्स लगा के आपको उसे कंप्रेस करना है, छोटे साइज में करना है, तो वो किस हद तक उसको कंप्रेस कर पाएगा ये डिपेंड करेगा उसकी पावर कितनी है। और अगर उससे कहा जाए कि आपने कंप्रेस तो कर दिया, अब आप इसे खोल और दीजिए, तो ये भी डिपेंड करेगा कि उस पहलवान की पावर कितनी है। तो वो कन्वर्ज या जो कंप्रेस और एक्सपेंड कर रहा है चीज को, वो डिपेंड करेगा उस आदमी की पावर पे। यहां ये लेंस भी वही काम करता है, कन्वर्ज और डाइवर्ज का। तो कितना कन्वर्ज और डाइवर्ज कर पाएगा वो डिपेंड करेगा पावर ऑफ लेंस पे। जो ज्यादा कन्वर्ज करेगा उसकी भी पावर ज्यादा, जो ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है उसकी भी पावर ज्यादा। अब पावर किस फैक्टर से हम डिफाइन करेंगे कि पावर, वैसे पावर का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या है? पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, मींस F इक्वल्स टू P इक्वल्स टू 1/f। पावर को हम डिनोट करेंगे P से, एंड P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। इसका मतलब किस लेंस की जितनी ज्यादा फोकल लेंथ, पावर उतनी ही कम, और जितनी फोकल लेंथ कम, पावर उतनी ही ज्यादा। तो पावर लेंस की डिपेंड करेगी ऑन दी फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर कम रहेगी, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर पावर या फोकल लेंथ कम है तो पावर ज्यादा रहेगी। यह है हमारे पावर। अब पावर ऑफ लेंस को हम डिफाइन या मेजर किस में करेंगे? यूनिट पावर की क्या आएगी? वो यूनिट आएगी पावर की, वैसे तो पावर की यूनिट हम वाट लेते हैं, लेकिन यहां हम पावर लेंस की बात कर रहे हैं और यहां हम यूनिट पावर की वाट नहीं लेंगे, यहां हमारे पास आएगी डायोप्टर। डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर। सो ये आपके पास पावर और फोकल लेंथ में रिलेशन है। अगर फोकल लेंथ आपकी मीटर में भी हो सकती है और सेंटीमीटर में भी। अगर फोकल लेंथ मीटर में है, इफ F इज इन मीटर, तो हम सिंपली पावर लिखेंगे 1/f, और ये पावर फोकल लेंथ है मीटर में, ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो तो हम पावर को लिखेंगे 1/f सेंटीमीटर, और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। भाई इस मीटर को अब की बार किस में बदल दिया है? सेंटीमीटर में। जब मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे? अगर मैं यहां 1/f मीटर में है, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन यहां पे चलो इसको आप छोड़ दीजिए, इस केस को छोड़ दीजिए। आप सिंपली ये ध्यान रखिए कि अगर मीटर में है फोकल लेंथ तो हम लिखेंगे P इक्वल्स टू 1/f, और अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो हम लिखेंगे P इक्वल्स टू 100/f। चलो इसको मैं बताता हूं एक बार और। यहां देख लो, मान लो एक केस है आपके पास, कहता है फोकल लेंथ 5 मीटर, फाइंड आउट द पावर। तो पावर निकालेंगे 1/5, और ये आएगी डायोप्टर में। मीटर में थी ना, हमने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ 1/5। लेकिन सेकंड केस में कहता है पावर है आपकी 5 सेंटीमीटर। इस केस में आप करेंगे P इक्वल्स टू 100/f, किसमें है? सेंटीमीटर में, तो 5। ये हमारे पास आया 20, लेकिन ये अब भी किस में रहेगी? डायोप्टर में। इस तरह से आप करेंगे जब फोकल लेंथ मीटर या सेंटीमीटर में होगी तब। ये थी हमारी यूनिट। अब इसमें या चैप्टर, इसमें अभी न्यूमेरिकल रहते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। कुछ छोटी बातें और भी हैं, वो न्यूमेरिकल्स के दौरान ही बताएंगे। सो थैंक यू।